क्या करते थे? क्लाउड्स मतलब वो क्लाउड्स के बाद क्या स्टार्ट करें? टाइप्स ऑफ रेनफॉल स्टार्ट करें। हो गया टाइप्स ऑफ रेनफॉल हो गए, कन्वेक्शनल हो गया, ओरोग्राफिक हो गया, साइक्लोनिक। व्हिच रेनफॉल इज नोन एज 4 o'clock rainfall? Convectional rainfall. India receives which type of rainfall? Orographic type of rainfall. दूसरा क्या था आपका? प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? रेनफॉल प्रेसिपिटेशन मतलब एनी anything फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ऊपर से कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर गिरता है तो उसको क्या बुलाते हैं? प्रेसिपिटेशन, है ना? उसमें हमने लिक्विड फॉर्म कर लिया है, दैट इज रेनफॉल रेनफॉल। अभी सॉलिड फॉर्म बचा है जिसको हम क्या बुलाएंगे? स्नोफॉल। अब स्नोफॉल क्या होता है देखो। दिख रहा है क्या ये? As altitude increases, temperature increases or decreases? Decreases. Temperature decreases. यहाँ पे समझो 28 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कितना होगा? 26। चलो 22 ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे समझ लो 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? टेम्परेचर एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है। यहाँ पे भी एक पॉन्ड है जहाँ पे पानी भरा है। ठीक है? इवापोरेशन दोनों जगह होगा। ठीक है? अब ये इवापोरेट होके ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा? 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के ना, इसे इट विल रीच अप टिल 14, 8 ज्यादा 8 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाएगा। तो जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके आगे क्या करेगा? बारिश। क्या करेगा आगे चल के? बारिश। ये रहा आपका माउंटेन पीक पे। माउंटेन पीक पे इवापोरेशन हुआ, क्लाउड ऊपर गया, कंडेंस होगा ये भी, बट ये किस में कन्वर्ट होगा? क्यों? कम टेम्परेचर 0 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज योर फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट। इज ऑल्सो नोन एज योर फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ पे फ्रीज होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस, यानी स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो रेनफॉल कर रहा है, बट यहाँ पे क्या करेगा? स्नोफॉल। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड स्नोफॉल? इट इज नथिंग बट एल्टीट्यूड। प्रोसेस सेम हो रहा है, इज द प्रोसेस सेम, बस द ओनली डिफरेंस इज योर एल्टीट्यूड। ये लोअर एल्टीट्यूड पे है, ये हायर एल्टीट्यूड पे है। ठीक है? और दूसरी चीज, ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में, यानी लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? कंडेंसेशन। क्या बुलाते हैं? इवापोरेशन तो लिक्विड से वेपर होता है ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गैस किस में कन्वर्ट कर रहा है? सीधा सॉलिड में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज decomposition. This process is known as decomposition. डिपॉजिट। क्या बोल रहे हो तुम लोग? डिपोजिशन होगा ना? मैंने बोला क्या? सॉरी, डिपोजिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है? तो एल्टीट्यूड के वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे कंडेंसेशन देखा जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन देखा जाएगा. दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. दिस इज हाउ स्नो इज फॉर्म्ड. मतलब स्नोफॉल बनने के लिए कौन सा टेम्परेचर जरूरी है? Zero. फ्रीजिंग पॉइंट होना ही चाहिए. वो सिर्फ पहाड़ पर होगा. दो जगह, एक तो टेम्परेट रीजन में स्नोफॉल कहाँ देखने मिलेगी? टेम्परेट zones एंड अबाउ. दूसरा हाई एल्टीट्यूड zones. हाई एल्टीट्यूड zones. टेम्परेट जोन के ऊपर आपको या तो ये स्नोफॉल देखने मिलेगा या तो हाई एल्टीट्यूड जोन्स पे आपको स्नोफॉल होता हुआ दिखेगा. अभी तो हाई एल्टीट्यूड जोन. आपने तो कहा था मुंबई यहाँ पे, तो हमारे कहाँ है मुंबई? यहाँ पे मुंबई यहाँ पे? नहीं, मतलब आपने उस दिन पढ़ाया था ना कि मुंबई फिर ये ऐसे ऐसे नीचे जाते हैं सब. मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे. तो हमारे यहाँ पे नहीं होती. माउंटेन बेटा ये हिमालय से वो वेस्टर्न घाट से दोनों की हाइट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. और मुंबई कोस्टल रीजन है, यहाँ पे है. बाकी सारे जोन्स यहाँ पे हैं. मुंबई कोस्ट में है, हम पहाड़ों पे हैं. आप पहाड़ों पे रह रहे हैं, हम तो फ्लैट लैंड पे रह रहे हैं ना, बाजू में समुद्र है. आंसर कहाँ रहता है ध्यान जो सिखाता हूँ? नहीं, वो मुझे मैंने ऊपर बताया ही नहीं था, मैंने कोस्ट बताया था. लीवर्ड साइड ना. हाँ. तो बच्चा यहाँ पे बारिश हो रही है तो पानी बह के कहाँ आएगा? इधर ही ना. हाँ, बह के इधर ही आएगा ना. तो हम तो इस तरफ रहते हैं. हाँ, लीवर्ड साइड रहते हैं इधर. माउंटेन के नीचे है ना. यहाँ पे पानी डालोगे तो पानी बह के किधर आएगा? नीचे हम हमारे पास ही आएगा ना. तो फ्लडिंग कहाँ देखने मिलेगी? हमारे और वहाँ पे लीवर्ड साइड है, ये विंडवर्ड साइड है. यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी. दैट इज वाई नागपुर, नासिक और यवतमाल ये सारे रीजन्स में ड्रॉट देखने को मिलता है. ये क्या बैंगलोर याद है, सब करवाया था. हाँ. चल आगे बढ़ू ना. लेट्स, ये बेसिक सा समझ में आया व्हाट इज द स्नोफॉल ना. स्नोफॉल के कुछ टाइप समझते हैं. ठीक है, तो स्नोफॉल के कुछ टाइप है. एक है आपका स्नोफॉल, एक हो जाएगा स्नो ड्रिजल. ठीक है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मतलब स्नो गिर रहा है हल्का. अच्छा, पहली बात तो ये सब करने से पहले दो टाइप के स्नो होते हैं. कितने टाइप के स्नो होते हैं? दो. एक होता है आपका ड्राई स्नोफॉल और एक होता है आपका वेट स्नोफॉल. एक क्या होता है? ड्राई स्नोफॉल. दूसरा होता है वेट स्नोफॉल. ड्राई स्नोफॉल पाउडरी होता है. क्या होता है ड्राई स्नोफॉल? पाउडरी होता है. वेट स्नोफॉल गीला होता है हल्का सा. क्या होता है? गीला होता है हल्का सा. ये ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में देखा जाएगा. और ये मॉडरेट कोल्ड टेम्परेचर में देखा जाएगा. देखो यहाँ पे ना स्नोफॉल चिपकती है एक दूसरे से, वेट स्नोफॉल. और वो कब चिपकेगी? तब थोड़ा पिघलेगी वो. जब वो थोड़ा पिघलेगी तो एक दूसरे से चिपकेगी. यहाँ पे नहीं चिपकती, वो ड्राई रहती है एकदम. क्या रहती है? एकदम ड्राई. तो पाउडरी रहता है ये, और ये वाटरी रहता है, थोड़ा सा वेट रहता है.
स्नोफॉल किसमें बना सकते हो? वेट में बनता है क्योंकि वहां पे चिपकेगा वो। स्कीइंग कहाँ पे कर सकते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिपकेगा नहीं, अब आराम से स्लाइड करके जा सकते हो। अच्छा, हार्ट अटैक स्नोफॉल किसको बोलते हैं? हार्ट अटैक क्या पता। वेट स्नोफॉल हार्ट अटैक आ जाता है। स्नोमैन स्नोफॉल, हार्ट अटैक स्नोफॉल, स्कीइंग यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे स्कीइंग होता है। मतलब जो भी वाटर रिलेटेड स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज है यहाँ पे कर सकता है। एनिमल्स दोनों में रहेंगे ना? हाँ बच्चा, दोनों जगह पाएंगे। ठीक है, फिर एक ड्रिजल होता है। ड्रिजल मतलब धीरे धीरे हल्का हल्का बारिश हो रहा है। फिर दूसरा ड्रिजल के बाद ये भी टाइप्स ऑफ स्नोफॉल है। हाँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है उसके बेसिस पे। तो ड्रिजल हल्का हल्का हो रहा है। स्क्वॉल मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है। स्नो स्टॉर्म मतलब हवा के साथ आ रही है। किसके साथ आ रही है? हवा के साथ आ रही है। और एक होता है आपका स्नो ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड सुना है आप लोगों ने? नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आता है। व्हाट इज दिस ब्लिजर्ड? अब ब्लिजर्ड मतलब सिर्फ स्नोफॉल नहीं हो रहा है, स्नोफॉल के साथ साथ विंड भी बहुत तेजी से पड़ रही है। तो ब्लिजर्ड में एक तो होगा हैवी स्नोफॉल, पहला क्या होगा? हैवी स्नोफॉल। दूसरा इसमें जो है वो देखा जाएगा (550 to 560 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड। हैवी स्नोफॉल, बहुत तेज विंड्स यहाँ पे देखने मिलेगी और 400 से 500 मीटर्स की विजिबिलिटी ना हो। और लास्ट, ये सब 3 घंटे से ज्यादा आना चाहिए। तो उसको ब्लिजर्ड बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे उसको? Blizzard। और ये स्क्वॉल क्या था? स्क्वॉल मतलब बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल। तो ये स्क्वॉल और ब्लिज़र्ड में डिफरेंस क्या है? नो विंड्स, नो हैवी फास्ट विंड्स। Can I erase? Oh. There are more 2 types of snowfall. एक को हम बोलते हैं फ्रीजिंग रेन, या फिर ग्लेज आइस, या फिर ब्लैक आइस, और एक जो मिड एयर में होता है। ठीक है, पहले ये फ्रीजिंग रेन क्या होता है? सी, तो यहाँ पे घूमने गया है
ठंडी जगहों पे, हिमाचल प्रदेश साइड। Yes. क्या है ये, क्या है? क्या होता है उधर स्नोफॉल में गए हो? हाँ। बस Snowfall देखा है? ठंडा पानी पड़ता है। हाँ? स्नोफॉल देखा है? हाँ देखा है सब। उसको स्लीट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्लीट। तो हाँ, आप गए हो घूमने? हाँ। तो जब गए, हाँ, मनाली गए। स्नोफॉल के टाइम, हाँ। तो वहाँ पे जब पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलती है, हाँ। तो गाड़ियों के टायर में क्या बांधते हो लोग? कभी देखा नहीं, किसी को नहीं पता। गाड़ियों के टायर में वो लोग चेन बांधते हैं। क्या बांधते हैं? चेन। क्यों? Sleep ना। क्योंकि स्लिप होती है गाड़ी। क्या होती है? गाड़ियाँ स्लिप होती है, तो चेन बांध दी जाती है ताकि गाड़ियाँ स्लिप ना हो चढ़ाई में। क्यों इस गाड़ियाँ क्यों स्लिप होगी? ये पानी मतलब बर्फ की वजह से पानी होगा रोड पे, तो पानी की पानी वजह से तो स्लिप slip नहीं होता होती है ना, पानी की वजह से गाड़ियाँ कहाँ स्लिप होती है? होती है। ड्राई आइस की वजह से। ड्राई आइस मनाली में कब होगा? ऐसा वाला ड्राई, ऐसा ड्राई स्नो की वजह से। मनाली में ड्राई स्नो नहीं होगा, टेम्परेचर हाँ। इतना लो नहीं है, वहाँ पे तो वेट होता है वहाँ पे। देखो एक टाइप का रेन होता है जो गिरता है ऊपर से, बट जमीन इतनी ठंडी होती है, मोस्टली ये रात को होगा। कब होगा? रात को होगा। ऊपर से गिरा रेन बन के, क्या बन के? रेन। बट जैसे ही वो सरफेस पे आके टकराया, किस पे आके टकराया? वो जम गया। क्या हो गया? वो जम गया। इसको बुलाते हैं फ्रीजिंग रेन। क्या बुलाते हैं? फ्रीजिंग रेन। रेन जो है वो सरफेस पे आके जम जाए और एक पतली थिन लेयर ऑफ आइस बना दे रास्ते पे, उसको बुलाएंगे फ्रीजिंग रेन और ग्लेज रेन और ग्लेज आइस या फिर ब्लैक आइस। क्यों ब्लैक आइस? क्योंकि जब वो नीचे गिरेगी तो वो पल्यूटेंट्स जो होंगे, कचरा जो होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगी और फ्रीज हो जाएगी, इसलिए ब्लैक कलर, दैट इज द ब्लैक आइस। समझा व्हाट इज फ्रीजिंग रेन? पक्का? दूसरा है स्लीट। स्लीट में क्या होता है? ऊपर से गिरा है एज अ स्नो, बट बीच में टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से वाटर बन गया, और जब वो सरफेस के पास आया फिर से जम गया, तो वो ऐसे गिर के बाउंस हो रहा है, इसलिए इसको बाउंसिंग स्नो भी बोलते हैं। क्या बोला है इसको? बाउंसिंग स्नो। आपने देखा है कोई वीडियोस में कभी स्नो गिरता है जैसा बाउंस होता है? नहीं, ठीक है, वो उधर होते तो मैं दिखा देता। बट क्या होता है इसमें कि जो आइस है, क्या है? जो आइस है वो स्नो बन के गिरती है, बट फिर लिक्विडिफाई हो जाती है, फिर से सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई होती है, तो एक हार्ड लेयर बन जाता है। क्योंकि फ्रीजिंग फिर थॉइंग फिर फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज हो रही है फिर पिघल रही है फिर से फ्रीज हो रही है, तो वो टफ हो जाती है, वो इतनी सॉफ्ट नहीं रहती। फिर स्नो कैसे सॉफ्ट होती है? ये सॉफ्ट नहीं रहती फिर, क्योंकि ये पिघली है फिर से जमी है, तो ये टफ हो जाती है। टफ होने की वजह से वो जमीन पे आके ऐसा बाउंस करती है थोड़ा। सर इस प्रोसेस को कितना टाइम जाता होगा? बहुत जल्दी गिरता है ना पानी को, हाँ, तो ये इतने में बहुत फास्ट। ऐसे नहीं कि वो पूरा पानी बनता है, थोड़ा सा मतलब उसके लिए टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े पिघल जाते हैं, एंड फिर से वो मॉलिक्यूल जब जम जाए तो थोड़े स्ट्रक्चर्स उसके टफ हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तो स्लीट। तो दो टाइप के स्नोफॉल याद रखना, एक फ्रीजिंग रेन, ग्लेस या ब्लैक आइस जो जमीन पे आके जमते हैं, और दूसरा स्लीट, स्लीट बाउंसिंग स्नो। सही लिख दिया? बाउंसिंग, ठीक है। खुला है ना? तो बोल के करो ना। YouTube करो। है आज? कभी
ये दिख रहा है? ब्राइटनेस फुल है। डार्क मोड पे नहीं फर्क नहीं पड़ता उससे। वो आई प्रोटेक्शन हाँ इसको तो आई प्रोटेक्शन कैसे हटता है? वो नीचे होगा ना। आँख का या मुंह जैसा सिंपल। क्या होगा? ठीक है वो पहले थोड़ा सा देखो ये गिर रहा है, हाँ तो देखो नीचे कैसे बाउंस कर रहा है, वो जम रहा है क्या? इट इज बाउंसिंग। जमीन पे जब कंक्रीट पे गिर रहा है ना, तो वो जम नहीं रहा है, वो बाउंस कर रहा है, इसलिए उसको स्लीप बोलते हैं। ये कोई लगता बात- है पैलेट जैसा लगता है। देखो दिख सुनने में तुम लोगों को लग रहा रहेगा कि सा हार्ड है वो, है कि नहीं? ये है फ्रीजिंग रेट। दिख रहा है कैसे उसने पूरे जमीन पे एक व्हाइट कलर का वो लग गया है। हाँ फिर गाड़ी रुकी ही नहीं, हाँ ब्रेक मारा, गाड़ी आगे बढ़ती गई। Why? Because it is slipping over the freezing range. और देखो ब्लैक है वो, बीच बीच में ब्लैक दिख रहा है। और क्या? ड्राई आइस, ड्राई स्नो। degrees Fahrenheit out here. It's minus 75 degrees Celsius. Wind chill's well below negative 80. The wind chill right now is minus 100 degrees Celsius. Right here in New Zealand, dry cold is way worse than the dry cold. The coldest moment of my life. क्या बोल रहे हैं? दरवाजे में ही जम गया तो, ये अंदर भी नहीं आ रहा। क्योंकि वो जम गया Why ना। sometimes snow sticks together and sometimes it's powdery and loose. Snowflakes that fall through a dry, cool and yak is the coldest. We'll talk about the difference between हाँ ये देखो, ड्राई हाँ चिपक रहा है क्या? ठीक है, तो स्नो समझे हैं? स्नोफॉल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्नोफॉल में ही सीख लो तो बेटर रहेगा, दैट इज योर स्नो लेक इफेक्ट या लेक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। स्नो लेक इफेक्ट या लेक इफेक्ट होता क्या है ना? ठीक है, अब समझो यहाँ से आपका ये ड्राई एयर है। क्या है ये? ड्राई कोल्ड एयर है। ये ऐसे मूव कर रहा है और ये वार्म रीजन है। कैसा रीजन है? वार्म रीजन। तो जब ये इसके ऊपर से मूव करेगा तो कहना से ये भी थोड़ा थोड़ा वार्म हो जाएगा। कहना से लोअर पार्ट तो वार्म हो ही जाएगा, ठीक है नहीं? पूरा नहीं तो लोअर पार्ट तो वार्म हो जाएगा और ये इवापोरेट कर लेगा, ठीक है नहीं? अब जैसे इवापोरेट करेगा तो ये ऊपर कोल्ड है, नीचे वार्म है और ऊपर तो पूरा क्या है? कोल्ड है। ये वाला पार्ट वार्म है, ऊपर कोल्ड है। तो ये जो भी विंड्स है वो ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद ये वाटर किस में कन्वर्ट या वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस बॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
वाटर में नहीं होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस बॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो आगे जाएगा तो कहना है इससे ये बहुत ज्यादा स्नोफॉल कर देगा। जितना करता उससे ज्यादा कर रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया है? लेक आ गया है। क्या आ गया है? लेक आ गया है। अंडरस्टूड? तो दिस इज नोन एज योर स्नो लेक इफेक्ट या फ्रोजन लेक इफेक्ट। ये हर बहुत जगह देखा जाता है, मोस्टली टेम्परेट रीजन्स में। कहाँ पे? टेम्परेट रीजन्स में। जापान में देखा जाता है, यूएस में देखा जाता है स्नो लेक इफेक्ट। एक और है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। ये हम अभी नहीं करेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, हिमालय जब पढ़ाऊंगा तब उसको डिटेल में हम करेंगे। ग्लॉफ को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। डन? आगे बढ़ूं? स्नोफॉल यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? हेल स्टॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय हेल? Ice. आइस। हेवी है। हेवी आइस। ये कौन सा क्लाउड है? कौन सा है? कोलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस है। कोलंबस ही बोल रहे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको फाउंड किया था? क्या? क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को। इंडिया को किसने किया था? इंडिया को तो वैन नहीं वैन नहीं है। वास्को डी गामा। हाँ वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका गया था, कैरिबियन आइलैंड्स। हाँ वो इधर ही आ रहा था, पर फिर अमेरिका चले गए। तो ये है आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कौन सा क्लाउड है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। याद रखना, हेल स्टॉर्म कभी होंगे बच्चों? हेल स्टॉर्म होंगे समर या स्प्रिंग सीजन में। कब होंगे? समर और स्प्रिंग। समर या स्प्रिंग सीजन में यू विल हैव दिस टाइप ऑफ हेल स्टॉर्म। अब ये होता क्यों है? समर में एक चीज समझो, इमेजिन करो इस पार्ट ऑफ लैंड में बहुत हीट पड़ रही है। क्या पड़ रही है? बहुत हीट पड़ रही है। तो कहना है इस पार्ट में इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। हाँ क्या ज्यादा होगा? इवापोरेशन। इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, है ना? तो यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो गया, तो आजू बाजू से विंड्स बहुत तेजी से भाग के आएंगे। यहाँ पे ये भी गर्म होके ऊपर जाएंगे। आया ना? हाँ विंड्स आ रहे हैं और तेजी से ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो व्हाट इट विल फॉर्म, और ऊपर जाने के बाद ठंडे हो रहे हैं क्योंकि ऊपर तो हाई प्रेशर बनेगा ना। हाँ। लो प्रेशर में विंड कन्वर्ज, हाई प्रेशर में विंड्स डाइवर्ज। तो फिर इस तरीके से कुछ तो स्ट्रक्चर बनेगा। बस कौन सा क्लाउड बन गया? Cumulonimbus cloud. Understood what is cumulo and how are cumulonimbus cloud form? Cumulonimbus cloud एक बार फिर से, इसलिए मैंने जब कराया था तो बताया था cumulonimbus cloud हमेशा कब बनेगा? क्या लिखाया था? बहुत तेज थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म या हेवी फ्लड्स के टाइम पे ही, रेनफॉल के टाइम पे ही क्या बनेगा? cumulonimbus cloud बनेगा। तो लो प्रेशर यहाँ पे हाई बिग लो प्रेशर फॉर्म हुआ है, तो विंड्स इवापोरेट कर रहे हैं। आजू बाजू से जो भी विंड्स आएंगे वो भी तेजी से इवापोरेट करेंगे, और इवापोरेट करने के बाद यहाँ पे वो हाई प्रेशर बन गया है। हाई प्रेशर में विंड्स जैसे ही ठंडे होंगे तो डाइवर्ज करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा टाइप का क्लाउड फॉर्म हो जाएगा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है?
अब चलो समझो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में हेल स्टॉर्म कैसे बन रहा है। नाउ सी, ये ऊपर तो जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है मॉइस्चर ऊपर लेके जाएगी विंड्स। हाँ। क्या अपने साथ ऊपर लेके जाएगी? मॉइस्चर। अब जैसे ही वो ऊपर जा रही है विंड्स, तो विंड्स यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं, तभी तो डाइवर्ज कर रहे हैं ना। कंडेंस हो रहे हैं विंड्स, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे कुछ 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी विंड्स ठंडे हो गए हैं। क्या हो गए? ठंडे हो गए, तो डाइवर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तो नीचे आके गिरेंगे। आया ना? सॉलिड में आ गए तो नीचे आके गिरेंगे, बट नीचे गिर रहे, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो ये वाटर, ये स्नोफॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? अब अपड्राफ्ट विंड इतनी ज्यादा है, कौन सी विंड? अपड्राफ्ट विंड इतनी ज्यादा तेजी से है कि वो उसको फिर से कहाँ लेके जाएगी? ऊपर। फिर से वो स्नो में कन्वर्ट हो गया, फिर से वो नीचे आएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से स्नो में कन्वर्ट होगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। नीचे गर्म है, ऊपर ठंडा है, नीचे पिघलेगा, ऊपर फ्रीज होगा, पिघलेगा, फ्रीज होगा। तो मल्टीपल फ्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीपल फ्रीजिंग हो रहा है। एक बार फ्रीज हुआ, फिर वाटर ड्रॉपलेट बना, फिर ऊपर गया, फिर से फ्रीज हुआ, फिर नीचे आके वाटर ड्रॉपलेट बना, तीसरी बार फिर से फ्रीज हुआ। तो कहना है इससे ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बनते जा रहा है। किसमें बनते जा रहा है? इसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जब ये इतना भारी हो जाए, क्या हो जाए? जब ये इतना भारी हो जाए कि अब अपड्राफ्ट विंड उसको ऊपर ना लेके जा पाए, तो वो नीचे गिर जाएंगे एज हेल्स, एज हेल्स। इसीलिए इसको बुलाते हैं हेल स्टॉर्म। क्या बुलाते हैं? हेल स्टॉर्म। अंडरस्टूड हाउ हेल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड? This is not snow. It's hail. Hail is pieces of ice that fall from thunderstorms and from some other tall, thick clouds. Hail may be tiny, medium, it can be below freezing and freeze. अपड्राफ्ट विंड जा रही है, Thunderstorm, they are lifted by an updraft. The longer the ice stays in ऊपर जाके आइस बन गया, or layers और of नीचे ice, जैसे ही वो आएगा तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर गया, देखो बड़ा होते जा रहा है, राइट? वाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, नीचे आ रहा है, पिघल रहा है, ऊपर जा रहा है, उस पे बनते जा रहा है। अब जब तक वो इतना भारी ना हो जाए कि विंड उसको ऊपर ना लेके जा पाए, तो वो जाके नीचे गिरेगी। ice to become giant. The stronger the upward wind in a thunderstorm, the larger the hail can grow. समझे? पक्का? व्हाट इज अ हेल स्टॉर्म? तो हेल स्टॉर्म हमेशा जितने छोटे होंगे मतलब अपड्राफ्ट विंड उतनी कमजोर है, जितने बड़े होंगे मतलब अपड्राफ्ट विंड उतनी ज्यादा है। मतलब जितने बड़े हेल स्टॉर्म उतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, जितने छोटे हेल स्टॉर्म मतलब उतनी कम गर्मी पड़ी है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग और लो प्रेशर रहेगा उतना ही ज्यादा विंड्स ऊपर जाएंगे, उतनी ही अपड्राफ्ट विंड स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतने ही हेल स्टॉर्म बड़े होते जाएंगे। जितना वीक लो प्रेशर रहेगा उतने ही कम विंड्स ऊपर जाएंगे, उतने ही कम अपड्राफ्ट रहेगा, उतना ही छोटा हेल स्टॉर्म बनेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? पक्का?
व्हाट इज दिस हेलस्टॉर्म? इंडिया में देखा जाता है हेलस्टॉर्म? डू वी एक्सपीरियंस हेलस्टॉर्म इन इंडिया? नहीं ना, कोई इधर यूपी बिहार से नहीं। ये होता है हमेशा लू, पता है लू? लू के टाइम हाँ वार्म, वेरी ड्राई वार्म विंड्स जब फ्लो करती है, हम इंडियन ज्योग्राफी में जब विंड्स करेंगे तब मैं बताऊंगा लू के बारे में। तो ये लू विंड्स फ्लो करती है राइट फ्रॉम राजस्थान, दिख रहा है? राजस्थान फ्लो करती है टू वेस्ट बंगाल साइड, तो वो वहाँ से चलती है, तो बहुत ड्राई विंड होती है। क्या होती है? बहुत ड्राई विंड होती है, क्योंकि राजस्थान के थार डेजर्ट से चलती है, वहाँ से चलती है, तो बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे रीजन्स आते हैं, तो वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, इसलिए बोला जाता है कि लू में मत रहो, लू लग जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। और इसी टाइम पे अपड्राफ्ट विंड इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि इस रीजन में आपको इसी टाइम पीरियड पे हेलस्टॉर्म देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? हेलस्टॉर्म देखने मिलता है। अंडरस्टूड? तो ये लू विंड्स है। क्या है ये? लू विंड्स। हेलस्टॉर्म से आइस फॉर्म होती है, हाँ, तो वहाँ पे आइस नहीं होती। आइस नहीं है ये आइस ही है, दिस इज आइस ओनली, बट ये टफ है। देखो स्नो और आइस में डिफरेंस है। बट आइस भी तो कभी ऐसे सुना नहीं मैंने, वहाँ पे आइस भी ऐसे आते, मतलब बेसिकली गोले पड़े तो आइस ओले बरसना, हाँ होता है। होता है। हाँ, नॉर्दर्न साइड में यू विल एक्सपीरियंस हेलस्टॉर्म और ओले। मैंने वो गुजरात कहते हैं साइड देखा पत्थर है, गिरा है, वो कहते हैं पत्थर गिरा है। तो वही है वो। लेकिन थोड़ा सुबह तक थोड़ा तो ऐसे आइस दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखता। अरे तो ये पानी हो जाता है ना, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, ज्यादा है तो तुरंत पिघलेंगे ना गिरते ही। ठंडी जगह पे थोड़ी गिर रहे हैं कि वो रहेंगे इंटैक्ट। Understood what is hailstorm or ole? So this is your precipitation. Here है precipitation. Precipitation में हमने रेनफॉल के 3 टाइप्स किए। स्नोफॉल देखा, हाँ, आज हेलस्टॉर्म कंप्लीट हो गया, ये कुछ भी डाउट नहीं है। Then let's begin with the new chapter, that is air mass. वो भी क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट चैप्टर है एयर मास, साइक्लोन्स। इसी में एयर मास का ही एक पार्ट है साइक्लोन्स। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट पार्ट में है। ये वीक में मैं क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा, नेक्स्ट वीक में ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट मंथ से वी कैन स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी, द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है? और ह्यूमन ह्यूमन करेंगे, आपने लास्ट won't take that much of energy, not in your mind, not yours. Facts है, human geography is mostly facts. Let's start with air masses. Now, what is this air mass? Air mass is का कितना, Weight. हाँ ज़्यादा वजन है या कितना जोर से आ रही है बेसिकली। tell you what is air mass.
a huge column of air which is homogeneous in nature with little or no changes in temperature or pressure in its horizontal plane. This is simply your air mass. एक बहुत बड़ा कॉलम ऑफ एयर, होमोजीनियस है. होमोजीनियस मतलब सेम टेम्परेचर मिलेगा मोस्टली आपको, यहाँ से यहाँ सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, ठीक है, सेम टेम्परेचर आपको देखने मिलेगा. मोस्टली थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए, ठीक है. स्टेबल है पूरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एयर मास. एयर मास हमेशा किसके ऊपर बनेगा? एक सोर्स रीजन पे. किसमें बनेगा? एक सोर्स रीजन. दिस इज योर एयर मास, दिस इज योर सोर्स रीजन. क्या है ये? सोर्स रीजन. सोर्स रीजन मतलब जिसपे एयर मास बना है. क्या है? जिसपे एयर मास बना है. ये पहले तो वास्ट extensive प्लेन रीजन होना चाहिए. दूसरा, ये भी होमोजीनियस होना चाहिए. वास्ट एक्सटेंसिव मतलब ऐसा नहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होना चाहिए सब. फ्लैट लैंड, ठीक है. होमोजीनियस होना चाहिए मतलब नो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी नहीं होनी चाहिए. फ्लैट लैंड होना चाहिए. या तो सिर्फ लैंड हो या तो सिर्फ सी हो. ऐसे नहीं लैंड सी होगा, ठीक है. और तीसरा स्टेबल एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर भी कैसा होना चाहिए? स्टेबल. मतलब लो प्रेशर या हाई प्रेशर, जो भी एक दोनों में से कोई एक. हाई प्रेशर स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है कि लो प्रेशर स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है? लो प्रेशर स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है. टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या सिखाया था? कौन सा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ एयर कहाँ पे है? कौन सा स्टेबल एयर है? ये वाला. दिस इज योर स्टेबल एयर. नहीं, नॉर्मल वाला ना. नॉर्मल स्टेबल है, ये एयर स्टेबल है. नॉर्मल वाला अनस्टेबल है. अनस्टेबल है ना. Stable. ये stable है. टेम्परेचर इन्वर्जन स्टेबल रहता है, हाँ. है कि नहीं? हाँ. टेम्परेचर इन्वर्जन हाई प्रेशर में बनता है, लो प्रेशर में बनता है? हाँ, लो प्रेशर, राइट. अरे बच्चों, हाई टेम्परेचर है मतलब यहाँ पे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर है. हाँ. हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर. और ये क्या है? हाई प्रेशर. हाई प्रेशर. ये क्या है? लो प्रेशर. एयर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है? High हाई pressure प्रेशर to टू low. लो प्रेशर. एयर. लो अच्छा, प्रेशर. low pressure प्रेशर to टू high हाई pressure. प्रेशर. हाई प्रेशर में विंड्स नीचे आ रहे हैं ना, हाँ. लो प्रेशर में विंड्स ऊपर जा रहे हैं. हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हाँ. तो बेटा यहाँ पे हाई प्रेशर वाले जोन्स में स्टेबल एयर होता है. मैंने आपको बताया भी था, इसी रीजन्स में स्टेबिलिटी ऑफ एयर रहती है. हवा ऊपर नहीं जा पाएगी, क्लाउड्स नहीं बना पाएगी, बारिश नहीं कर पाएगी. डेजर्ट्स फॉर्म होंगे. क्या फॉर्म होंगे? डेजर्ट्स फॉर्म होंगे. तो स्टेबल एटमॉस्फेयर कभी भी अच्छा होता है क्या? नो. नहीं होता है. डेजर्ट्स फॉर्म करते हैं. तो स्टेबल है मतलब हाई प्रेशर या लो प्रेशर? High pressure. हाई प्रेशर. तो सोर्स रीजन कैसा होना चाहिए? वास्ट एक्सटेंसिव प्लेन लैंड होना चाहिए. होमोजीनियस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बीच में माउंटेन्स आ गए फिर खाई आ गई, ऐसे नहीं. फ्लैट लैंड होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? फ्लैट लैंड होना चाहिए. दूसरा स्टेबल.
या तो पूरा का पूरा लैंड हो या तो पूरा का पूरा ओशन हो। हाँ, ऐसा लैंड सी पे नहीं बनेगा। ये लिख लो, लैंड सी पे नहीं बनेगा। इट हैज टू बी ईदर ओनली लैंड या ओनली सी। इट कैन नॉट बी मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स। तो एयर मास क्लियर है? क्या होता है एयर मास? जोर से। A huge column of air which is homogeneous and stable with little or no temperature etc. change in its आप लोगों को क्या समझा है उससे? कि ये वास्ट होता है और या तो लैंड पे होता है और या तो सी, दोनों में से एक में, दोनों में नहीं हो सकता और इसका स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, है ना? और सोर्स रीजन कैसा होना चाहिए? सोर्स रीजन लैंड होना चाहिए तो सी होना चाहिए और स्टेबल एटमॉस्फेयर, वास्ट एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेट लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो एयर मास क्लियर है? तो ऐसे एयर मास बने हैं क्या? कैन वी फाइंड दिस काइंड ऑफ एयर मासेस इन आवर वर्ल्ड? कहाँ कहाँ? सी के ऊपर, डेजर्ट के ऊपर। यस। अब देखो टाइप्स ऑफ एयर मासेस सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोकेशन ढूंढेंगे। टाइप्स ऑफ एयर मासेस। एक होता है आपका ट्रॉपिकल एयर मास, एक होता है पोलर एयर मास। क्या हो गए? ट्रॉपिकल एयर मास। इसको हम डिनोट करेंगे बिग टी से। किससे? और एक होगा पोलर एयर मास, इसको हम डिनोट करेंगे बिग टी से। तो पूरे ट्रॉपिक्स में जो फैलेगा ट्रॉपिकल एयर मास, पोल्स पे जो फैलेगा पोलर एयर मास। अब ट्रॉपिक्स पे वो मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो सकता है या कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो सकता है। तो एम, स्मॉल एम का मतलब होता है मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब ओशंस। ओशंस पे बन सकता है या तो स्मॉल सी कॉन्टिनेंट पे बन सकता है। ये सुनो, ट्रॉपिक्स में पानी भी है और जमीन भी है, तो पानी पे बनेगा तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और कॉन्टिनेंट पे बनेगा तो मैरीटाइम सॉरी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। सेम यहाँ पे पोल्स पे अगर पानी पे बन रहा है तो मैरीटाइम पोलर, और पोल्स पे अगर कॉन्टिनेंट पे बन रहा है तो कॉन्टिनेंटल पोलर। फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल आपका क्या हो सकता है? वार्म हो सकता है या तो कोल्ड हो सकता है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म एयर मास। अगर हॉट डेजर्ट पे फॉर्म हो रहा है, हॉट वाटर्स पे फॉर्म हो रहा है तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म एयर मास, और वहीं अगर कोल्ड पे फॉर्म हो रहा है तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड एयर मास। तो W is for warm, K is for cold। ठीक है, अगर ट्रॉपिक्स के वार्म कॉन्टिनेंट पे फॉर्म हो रहा है तो ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल वार्म, और ट्रॉपिक्स के कोल्ड पे फॉर्म हो रहा है तो ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कोल्ड हो जाएगा। सेम पोलर के वार्म में फॉर्म हो रहा है तो मैरीटाइम पोलर वार्म, और कोल्ड में हो रहा है तो मैरीटाइम पोलर कोल्ड। वही कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड।
अब जो वार्म फॉर्म हुआ है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल हो सकता है या मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल हो सकता है। तो एस स्मॉल एस इज फॉर स्टेबल, स्मॉल यू इज फॉर अनस्टेबल। सेम, स्टेबल मतलब एक जगह पे ही वो खड़ा है, अनस्टेबल मतलब वो मूव कर रहा है। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल। ऐसे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल। मैरीटाइम पोलार वार्म स्टेबल, मैरीटाइम पोलार वार्म अनस्टेबल। मैरीटाइम पोलार कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम पोलार कोल्ड अनस्टेबल। कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म अनस्टेबल। कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड अनस्टेबल। MTWS, MTWS, NTWU स्टेबल अनस्टेबल। इसका स्टेबल नहीं होगा। बच्चा एस मतलब स्टेबल, यू मतलब अनस्टेबल। आपके एनसीईआरटी में दिया है पूरा टेबल। सर ये कौन सी बुक है? जियो हाँ जीसी का डोंट माइंड, नहीं लो इतना कर लो मजा नहीं। और करंट अफेयर बस। मुझे पता नहीं क्लास से कुछ बुक देने वाले हैं, कौन सी देने वाले हैं पता नहीं, कौन सी देने वाले हैं। 4 शायद 5। हो गया? Can I erase? हाँ तो टोटल कितने एयर मासेस हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा, 16। कितने एयर मासेस है? 16।
चलो साथ में बोलो, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम सॉरी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल, कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलार वार्म स्टेबल, मैरीटाइम पोलार वार्म स्टेबल, मैरीटाइम पोलार वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलार वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलार कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम पोलार कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम पोलार कोल्ड अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलार कोल्ड अनस्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म स्टेबल, कॉन्टिनेंट पोलार वार्म अनस्टेबल सॉरी स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म अनस्टेबल, कॉन्टिनेंट पोलार वार्म अनस्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंट पोलार कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड अनस्टेबल। कॉन्टिनेंट पोलार अनस्टेबल। तो टोटल कितने एयर मासेस आपको देखने मिलेंगे? 16। कितने एयर मासेस है? 16। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी का बुक एज वेल, पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। बट एनसीईआरटी से पढ़ने जाओगे तो दिमाग फट जाएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में दिया है, ये सिंपल लैंग्वेज में है। कौन से सेंट में? क्लियर है? कैन आई इरेज दिस? तो अब एयर मास कहाँ कहाँ है वो समझ लेते हैं थोड़ा। ये लिखा ना? हाँ वो निकाल सकते हैं आप लोग? क्या? बस टाइप कर लो वहाँ पे एयर मासेस ऑन वर्ल्ड मैप। किया? इमेजेस पे जाओ। गए इमेजेस पे? संध्या जी इमेजेस पे गए? ये वाला इमेज निकालो। ठीक है? You can see this image, है ना? Can you guys tell me? मिला? ये वाला इमेज। एक एक बताओगे कौन सा कहाँ पे है? जैसे कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम पोलार यहाँ पे दिख रहा है, हाँ एम्प्टी, मिला? हाँ और उसके नीचे एम्प्टी दिखेगा मैरीटाइम ट्रॉपिकल। तो दोनों पैसिफिक ओशन पे है। कहाँ है दोनों? पैसिफिक ओशन पे है। तो पूरे पोल्स पे आपको मैरीटाइम पोलार देखने मिलेगा पैसिफिक पे, और ट्रॉपिक्स के इधर मैरीटाइम ट्रॉपिकल देखने मिलेगा, और पूरा साउथ में आपको मैरीटाइम पोलार देखने मिलेगा। दिख रहा है? पूरा साउथ एकदम मैरीटाइम पोलार से भरा होगा। और एंटार्क्टिका के पास कॉन्टिनेंटल पोलार कॉन्टिनेंटल होगा।
CP, CAA लिखा है। हाँ CAA बोलते हैं, बट वो CP में भी काउंट होगा। और कनाडा के इधर भी आपको CP देखने मिलेगा, MTA CA लिखा है ना, सीपी लिखा है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर CP ना, हाँ सीपी है वो। हाँ। और साइबेरिया में भी CP देखने मिलेगा, हाँ है कि नहीं? ग्रीन, हाँ मतलब वो CA बोलते CP ही है। हाँ। और बताओ, और कहाँ पे कौन सा है? आर्टिक में भी CP है क्या? हाँ सी है ठीक है। What else? सहारा के इधर आपको कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल देखने मिलेगा। हाँ ऑस्ट्रेलिया नीचे भी में है। ऑस्ट्रेलिया में भी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है। What else? इंडिया में कुछ है क्या? MTA मैरीटाइम पोलार, मैरीटाइम ट्रॉपिकल नीचे होगा ना तो इंडिया में थोड़ी मैरीटाइम ट्रॉपिकल। और पूरे यूरोप में पूरे यूरोप में CP CP है। सीपी और सीपी का यूरोप सीपी है मोस्टली हाँ। सीपी है। ठीक है, तो अब ये आपके मेजर एयर मासेस हैं। क्या है आपके मेजर Air एयर मासेस हैं? तो बस इनको अभी आपको ये बताना है कि ये कोल्ड है या वार्म है। तो बताओ ये क्या होगा? कोल्ड कोल्ड होगा। यस ये क्या होगा? कोल्ड होगा। हाँ। ये वार्म होगा, ये कोल्ड होगा, है ना? ये वार्म होगा, ये कोल्ड होगा। तो बी कोल्ड कोल्ड होगा ना, कोल्ड कोल्ड वार्म 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 कोल्ड। कोल्ड ठीक है। अब हाँ अब बस इतना याद रखना कि जब ये उधर ही खड़े रहेंगे तो ये स्टेबल है, मूव करने लगेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। जैसे इन दोनों का मैं एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में जो ये है और साइबेरिया में जो ये है, जब ये इधर ही रहेंगे तो ये स्टेबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टेबल। बट जैसे ये साउथ में ट्रैवल करने लगेंगे, कहाँ ट्रैवल करने लगेंगे? साउथ में, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? अनस्टेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? पक्का याद करो, मैं लेक इफेक्ट की बात कर रहा था। यस तो ये जो आपको पोलार फ्रंट्स दिख रहे हैं, एयर मासेस दिख रहे हैं, ये आपके कोल्ड है, ठीक है नहीं? जैसे ये ट्रॉपिक्स में एंटर करते हैं, कहाँ एंटर करते हैं? ट्रॉपिक्स में एंटर करते हैं तो वार्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वार्म। अब वार्म होते हैं तो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है तो आगे चल के वो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल करते हैं। इन्हीं की वजह से लेक इफेक्ट भी देखने मिलता है। जैसे ये अगर इस साइड आएगा तो इधर पानी बीच में मिलेगा उसको, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इवापोरेशन करेगा और जापान में काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल करता है। ठीक है, सेम गोज विद दिस थिंग, ये भी सेम करेगा। बीच में यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स है। क्या है? 5 ग्रेट लेक्स है। वहाँ से वो बहुत ज़्यादा इवापोरेशन करेगा और न्यूयॉर्क साइड, वाशिंगटन DC साइड काफ़ी हैवी स्नोफॉल करता है। ठीक है, क्लियर है? लेक इफेक्ट का स्नोफॉल तो आप लोग को फटाफट बना सकते हो तो बना लोगे। ये हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम में।
तो नेक्स्ट वीक क्लाइमेटोलॉजी के इस पार्ट का टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। विंड्स तक हो चुका है ना, तो ह्यूमिडिटी से यहाँ तक आपका टेस्ट होगा। ह्यूमिडिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इन्वर्जन, फॉग, टाइप्स ऑफ फॉग, precipitation, types of precipitation, and air masses, types of air masses, tropical cyclones, temperate cyclones. Okay? सर ये स्नोफॉल में इतने सारे टाइप्स क्यों है? कितने सारे टाइप्स हैं? कितने सारे आपने टाइप्स देखे? एक रीजन है क्योंकि ये जो भी प्रेसिपिटेशन या क्लाउड की थियोरीज जो भी बनी है ना, ये सब आपके स्कैंडिनेवियन लोगों ने बनाई है। यहाँ पे रहने वाले नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे बर्गस, जोक्सन थियोरीज, नॉर्वेजियन थियोरिस्ट बोलते हैं, नॉर्वेजियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इन सब की थियोरी दी है, तो वहाँ पे मोस्टली स्नोफॉल होता है। ये आएगा टेस्ट में, क्या ये सब आए? सर तो ये हम कैसे? अरे MCQs होगा बच्चा, तो बनाना नहीं पड़ेगा। रीजन्स डालूंगा और पूछूंगा कौन से रीजन में कौन सा मिलता है, जैसे नॉर्दर्न अफ्रीका में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, सदर्न पैसिफिक में मैरीटाइम पोलर कोल्ड, ऐसा। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे वार्म डेजर्ट्स है। मैंने लास्ट टाइम किया भी ना, विक्टोरिया, गिब्सन, हाँ वो दिया था ना, Sandy. एंटामा एंटाकामा है। एंटामा। Can I erase? ये 5 ग्रेट लेक्स में, 5 ग्रेट लेक्स को याद रखना, होम्स के उससे बुरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, ऐसे 5 लेक्स है वहाँ पे। ये मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब कराऊंगा तो बताऊंगा मैपिंग में। अमेरिका में है ना उधर का 5 लेक्स, वो 5 लेक्स के नाम ऐसे याद रख सकते हो। Can I erase? तो इस मैप से हमें पता चलता है कि सर दो अलग अलग एयर मासेस होते हैं। क्या होते हैं? दो अलग अलग एयर मासेस होते हैं। एक है ना इसी कोल्ड एयर मास है और एक वार्म एयर मास है। हाँ। अब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। कोल्ड और वार्म एक दूसरे में मिक्स कर सकते हो? नहीं हो सकते। दे आर लाइक वाटर एंड ऑयल, दे आर लाइक वाटर एंड ऑयल। तो ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। अब जब इन दोनों का बट इंटरैक्शन तो होगा, अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल है तो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, बट अनस्टेबल है तो दे विल इंटरैक्ट। एंड व्हेन दे विल इंटरैक्ट तो उससे क्या होगा? क्लाइमेटिक फिनोमिना होगा। क्या होगा? वेदर फिनोमिना देखने मिलेंगे, वेदर चेंजेस देखने मिलेंगे हमें। तो व्हाट इज दिस? जब दो एयर मास, क्या ऐसे इसको मैं सिर्फ लिख देता हूँ कोल्ड एयर मास और इसको लिखता हूँ मैं वार्म एयर मास। तो जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो इनकी जो बाउंड्री है, क्या है इनकी जो, इसको बुलाते हैं फ्रंट्स। क्या बुलाते हैं? फ्रंट्स। तो मतलब ऐसा है कि दो एयर मासेस खड़े हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। किधर खड़े? एक दूसरे से लड़ने के लिए खड़े हैं, तो उसको फ्रंट्स बुलाते हैं। मतलब दो आर्मीज आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे को फ्रंट कर रही है, दैट इज व्हाई फ्रंट्स। फ्रंट्स याद रखना आर दी स्लाइडिंग बाउंड्रीज बिटवीन टू एयर मासेस।
व्हाट आर दे? स्लाइडिंग बाउंड्रीज बिटवीन टू एयर मासेस। स्लाइडिंग क्यों है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो फ्रंट समझ में है क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। सबसे पहला टाइप ऑफ फ्रंट होगा आपका स्टेशनरी फ्रंट। क्या होगा? स्टेशनरी फ्रंट। नाउ व्हाट इज दिस स्टेशनरी फ्रंट? हाँ, दोनों आपस में सामने सामने खड़े हैं, बस कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास खड़े हैं, आपस में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो दे आर नोन एज स्टेशनरी एयर फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट्स। यानी ना वार्म एयर मास को हम ऐसे डिनोट करते हैं और कोल्ड एयर मास को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरे दो टाइप के होंगे, एक वार्म फ्रंट और दूसरा कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। अब वार्म फ्रंट क्या होता है? जब कोल्ड फ्रंट उधर ही, कोल्ड एयर मास उधर का उधर ही खड़ा है, बट कौन आ रहा है? वार्म एयर मास चढ़ रहा है। कौन चढ़ रहा है? वार्म एयर मास चढ़ रहा है। कोल्ड एयर मास के रीजन पे वार्म एयर मास अगर एंटर करेगा तो उसको बुलाएंगे वार्म फ्रंट। क्या बुलाएंगे? वार्म फ्रंट। मतलब कोल्ड एयर मास उधर ही खड़ा है, किसने एंट्री की है कोल्ड एयर मास के रीजन में? वार्म फ्रंट, वार्म एयर मास ने एंट्री की है, इसलिए उसको बुलाएंगे वार्म एयर मास। क्या बुलाएंगे? वार्म एयर मास, वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट। चलो, ठीक है। और कोल्ड फ्रंट में क्या होगा? वार्म एयर मास उधर ही खड़ा है, कौन एंटर किया है? कोल्ड कोल्ड एयर एयर जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के रीजन में एंटर करेगा तो उसको बुलाएंगे कोल्ड फ्रंट। क्या बुलाएंगे? कोल्ड फ्रंट। देखोगे एकदम सेम डायग्राम बन रहा है, डायग्राम सेम बन रहा है, बस डिफरेंस है। और तीसरा हो जाएगा ऑक्लूडेड फ्रंट। व्हाट विल हैपन इन ऑक्लूडेड फ्रंट? फ्रंट खत्म हो जाएगा, वार्म एयर मास ऊपर, कोल्ड एयर मास नीचे। मतलब इस तरह। हाँ? इससे फॉग क्रिएट। ऑक्लूडेड मतलब एंडेड, भर जाना। Done? अब नाउ सी, ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। जब दोनों खड़े हैं तो उसको क्या बुलाएंगे? स्टेशनरी फ्रंट। अब जब वार्म एयर मास एंटर करे, कौन एंटर करे? वार्म एयर मास एंटर करे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के पास जा रहा है, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों?
वार्म हल्का हल्का होता है तो वो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा वो? ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही डायग्राम बना है कि नहीं? ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, वार्म ऊपर, कोल्ड नीचे, ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अब स्टेशनरी फ्रंट है, बट अब कोल्ड एयर मास एंटर कर रहा है। कौन एंटर कर रहा है? कोल्ड एयर मास एंटर कर रहा है। कोल्ड एयर मास एंटर किया, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कोल्ड एयर मास नीचे जाएगा, क्योंकि भारी है। भारी नीचे जाएगा, उसको ऊपर भेजेगा। देखो सेम डायग्राम बन रहा है, और ऊपर भेज के सेम ऐसा ही हो जाएगा, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो स्टार्ट ऐसे ही होगा, एंड ऐसे ही होगा, बीच में चाहे कुछ भी हो। वार्म फ्रंट बने या कोल्ड फ्रंट बने, ऑक्लूडेड फ्रंट ये होगा कि वार्म ऊपर है, कोल्ड नीचे है। तो बेटा डिफरेंस क्या है फिर? जब स्टार्ट ऐसे हो रहा है, एंड ऐसे हो रहा है, तो फिर वेदर फिनोमिना दोनों में सेम आना चाहिए। कोल्ड एयर मास में भी सेम वेदर फिनोमिना देखने मिलेगा, वार्म में भी सेम वेदर फिनोमिना देखने मिलेगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब सी, मैं आपको साइक्लोनिक रेनफॉल बता रहा था। साइक्लोनिक में बताया था कि साइक्लोनिक रेनफॉल हम कब करेंगे? साइक्लोन्स में करेंगे। तो वो उसका एक अभी समझ लो, टेम्परेट साइक्लोन्स का। पहले ये समझा? अब नाउ सी, जब वार्म फ्रंट आ रहा है, कौन आ रहा है? वार्म फ्रंट। कोल्ड एयर मास है, ठीक है, आराम से प्यार से आया, वार्म एयर मास ऊपर चला गया, ठीक है ना? वार्म एयर मास इधर से आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर चला गया। देखो ऐसे डायग्राम बन रहा है ना, ऊपर गया, क्लाउड्स बनाया और ड्रिजल किया। क्या किया? ड्रिजल किया। तो ज्यादा बारिश नहीं होगा, प्लीजेंट वेदर रहेगा। कैसा वेदर रहेगा? प्लीजेंट वेदर रहेगा। नो हैवी रेनफॉल, नो ब्लिजर्ड, नथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट टाइप, मतलब इसमें होगा, वार्म फ्रंट में होगा। बट कोल्ड फ्रंट में क्या होगा? ठीक है, ये है आपका वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास आया, उसको वायलेंटली ऊपर पुश किया, वो उधर आराम से बैठा था। कोल्ड में एयर मास आया और उसको ऊपर पुश किया। क्या किया? उसको ऊपर पुश किया, कि खुद से स्लाइड होके जा रहा था ऊपर, बट ये आया और इसने उसको ऊपर भेजा। अब जब उसको वायलेंटली कोई ऊपर पुश करेगा तो व्हाट विल हैपन? वो सडन चेंज होगा उसके में, ठीक है? सडन चेंज की वजह से व्हाट विल हैपन? बहुत तेजी से ऊपर गया और वो तेजी से कंडेंस होगा। तेजी से क्या होगा? कंडेंस होगा। और तेजी से जैसे ही कंडेंस होगा, इट विल गिव व्हाट? इट विल गिव व्हाट? हैवी रेनफॉल। यस, थंडरस्टॉर्म। क्या देखने मिलेगा? थंडरस्टॉर्म देखने मिलेगा, हैवी रेनफॉल देखने मिलेगा, क्योंकि वो तेजी से उसको ऊपर भेजा गया है। जैसे ही वो तेजी से ऊपर जाएंगे, इट विल फॉर्म अ nimbus cloud या cumulonimbus cloud, but at the end it will give heavy rainfall. It will give what? Heavy rainfall. So cold front is good, sorry, warm front is good. Pleasant atmosphere होगा, pleasant temperature होगा, drizzles होंगे, ज़्यादा heavy rainfall देखने नहीं मिलेगी। But जब warm air cold front आएगा, क्या आएगा? कोल्ड फ्रंट। मतलब जब वार्म एयर मास को जबरदस्ती ऊपर भेजा जाएगा, तो वो क्या बनाएंगे? हैवी रेनफॉल करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, हैवी रेनफॉल। ठीक है, आपका समझ में आया है? साइक्लोनिक, ये एक टाइप का साइक्लोनिक रेनफॉल है, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन्स। याद रखना, यही सारी चीजें हम टेम्परेट साइक्लोन्स में पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट टेम्परेट साइक्लोन्स, तो यहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, ये वाला ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। अब कोल्ड एयर मास उधर ही खड़ा है, वार्म एयर मास आया, स्लांटिंग जा रहा है। देखो कैसे जा रहा है? स्लांटिंग जा रहा है। तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, ऐसे वर्टिकल जा रहा है नहीं, स्लांटिंग जा रहा है। तो वो धीरे धीरे कंडेंस होगा। क्या होगा? धीरे धीरे कंडेंस होगा, धीरे धीरे कंडेंस होगा,
हल्की हल्की बारिश होगी, प्यारा मौसम होगा। बट अब कोल्ड एयर मास आया, क्या आया? कोल्ड एयर मास आया, उसको वर्टिकली ऊपर भेजा। अब वो तुरंत ऊपर गया क्योंकि ऐसे ही बैठा था, ये आया, इसने इसको ऊपर पुश किया। तो ये वर्टिकली जब ऊपर जा रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन? तेजी से क्लाउड फॉर्म होगा ना, कंडेंस जल्दी जल्दी होगा, स्लैंडिंग नहीं जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है, धीरे धीरे कंडेंस होगा, तेजी से कंडेंस होगा। अब जैसे वो फटाक से कंडेंस हो जाएगा तो इट विल फॉर्म अ ह्यूज क्लाउड, वर्टिकल है ना, तो इट विल फॉर्म अ ह्यूज क्लाउड एंड इट विल गिव हेवी रेनफॉल। व्हाई इट विल गिव हेवी रेनफॉल? बिकॉज तेजी से उसको ऊपर जाके कंडेंस होना पड़ा है। सर थंडर कहाँ से आ रहा है? थंडर कहाँ से आ रहा है? थंडर जब थंडरस्टॉर्म होता है ना इसमें। थंडरस्टॉर्म में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखे जाते हैं, हाँ बट यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रहा है, अच्छा यहाँ पे थंडरस्टॉर्म नहीं है। एनी डाउट? पक्का? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद टेम्परेट साइक्लोन्स एंड होपफुली वी विल कंप्लीट टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बोथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ नॉट तो ट्रॉपिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।